एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं, जिस तरह का माहौल हमने देखा है कांग्रेस के पक्ष में, जो हवा देखी है, लोग परिवर्तन चाह रहे हैं, ये हमने देखा है ग्राउंड पर। और अगर ये सही साबित होता है तो मुद्दों की हम बात करें, किसान जवान पहलवान की भूमि हरियाणा को माना जाता है। किसान कृषि कानूनों के चलते नाराज दिखे सरकार से, जवान अग्निवीर के चलते नाराज नजर आए, पहलवानों का जो मुद्दा रहा वो हमने जंतर मंतर पर धरना भी देखा। और बड़ी बात यह है कि तीनों ही मुद्दे हरियाणा से नहीं बल्कि सीधे दिल्ली से, केंद्र सरकार से या बीजेपी हाईकमान से जुड़े हैं। तो इस बार जो किसान जवान पहलवान के चलते एंटी इनकम्बेंसी हुई, कहीं ना कहीं दिल्ली से ज्यादा हुई है हरियाणा सरकार के मुकाबले। देखिए, बिल्कुल सबसे पहला फैक्टर तो यही है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी यहाँ पर देखने को मिली। और दूसरा, जो बीजेपी ने दाव खेला चुनाव से ठीक पहले, जब नायब सैनिक को मुख्यमंत्री बनाया, ओबीसी वोटर्स को साधने की कोशिश की। हाँ। किसान जवान और पहलवान, ये तीनों मुद्दे बहुत अहम रहे, क्योंकि किसानों की तरफ से लगातार आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में भी ये माना गया कि किसानों के वोट जो है बीजेपी के पक्ष में नहीं आए। इसके अलावा मैं एक एससी वोट बैंक और जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि एससी वोटर जो हैं वो कांग्रेस के पक्ष में लोकसभा चुनाव में जाते हुए दिखाई दिए, और विधानसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं वो कांग्रेस के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। हालांकि वो तो थोड़ी देर बाद जब रुझान आने शुरू हो जाएंगे, 8 बजे गिनती शुरू हो जाएगी। और हरियाणा न्यूज पहले भी लगातार दिखाता रहा है सबसे पहले, और आज भी सबसे सटीक सबसे पहले हरियाणा न्यूज दिखाएगा। दूसरा, मैं ये कहना चाहूंगा कि वोटर जब मतदान करने के लिए गया तो उनके दिमाग में कई मुद्दे थे, जैसे आपने बताया किसान पहलवान और जवान। इसके अलावा जब बीजेपी ने अपने चुनाव में प्रचार किया तो एक ये तरह वो से सीधे मुद्दे जो कि केंद्र की योजनाओं से जुड़े, या फिर बीजेपी ब्रजभूषण से जुड़ा पहलवानों वाला हो गया, किसानों वाला कृषि कानूनों से जुड़ा हो गया। हालांकि भले ही कानून वापस ले लिए गए, लेकिन हरियाणा और दिल्ली की सीमाओं पर ऐतिहासिक एक आंदोलन हुआ, तो उसका भी कहीं ना कहीं नुकसान तो हमने लोकसभा में भी देखा कि बीजेपी को हुआ के। इसके अलावा फैमिली आईडी का मुद्दा उठाया गया जतिन, प्रॉपर्टी आईडी का मुद्दा उठाया गया, नौकरियों में देरी। हालांकि बीजेपी तो बार बार ये कह रही थी कि हमने तो जी पर्ची खर्ची सिस्टम खत्म किया, लेकिन जनता ने इसे कितना सुना के नहीं सुना के ये भी देखना होगा। तो कुछ मुद्दे वो जो कि दिल्ली से केंद्र से जुड़े थे, कुछ मुद्दे वो जिनको लेकर विपक्ष ने लगातार सरकार को घेरा के जनता के बीच गए हैं। तो अगर कोई बदलाव होता है तो ये वो मुद्दे होंगे जो कि निर्णायक साबित होंगे, कारण बनेंगे बदलाव के हरियाणा में। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। पर्ची खर्ची ये वो शब्द है, वो मुद्दा है जो 2019 में भी सुनाई दिया और 5 साल लगातार सुनाई देता रहा, जिनके दम पर बीजेपी चुनाव भी लड़ती रही। इसके अलावा इस चुनाव में और पिछले चुनाव में दोनों बार एक और शब्द सुनाई देता रहा, डीलर दामाद। प्रधानमंत्री की तरफ से ये शब्द बोले गए, कांग्रेस के लिए, रॉबर्ट वाड्रा के लिए, भूपेंद्र हुड्डा के लिए, यानी उन्होंने कांग्रेस को एक तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टी, बार बार बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 3D कहा गया, दलाल, डीलर्स, दामाद की सरकार, भूपेंद्र हुड्डा के 10 साल को लगातार कहा गया जतिन, खूब हमने सुना। बिल्कुल, तो भ्रष्टाचार की पार्टी कांग्रेस को बीजेपी की तरफ से ठहराया गया। भ्रष्टाचार पर, युवा पर, नौजवान पर, ये तमाम मुद्दे रहे जिन पर बीजेपी चुनाव लड़ती रही। इसके अलावा एक परिवारवाद का भी मुद्दा रहा। हालांकि इस बार हमने देखा कि बीजेपी ने भी कई परिवारवाद के एक तरीके से उन्होंने बढ़ावा भी दिया है। वो चाहे कुलदीप बिश्नोई की बात हो, वो चाहे अलग अलग किरण चौधरी की बात, उनकी बेटी को भी टिकट दिया गया है, कुलदीप बिश्नोई की बेटी भव्य बिश्नोई को टिकट दिया गया है, राव इंद्रजीत अहिरवाल में जाते हैं, उनकी बेटी को टिकट दिया, यानी कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनके बेटे बेटियों को टिकट दिया गया है। हालांकि कुछ को नहीं भी मिल पाया है। लेकिन इसमें मैं एक बात और कहना चाहूंगा ज्योति जी, कि कांग्रेस ने जो एक तरीके से वोट बैंक में सेंधमारी लगाई है, वो हम डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगा। वो चाहे जेजेपी है जो 2019 में 10 सीटें लेकर आई थी, उनके भी 1-2 प्रत्याशी ऐसे हैं, कांग्रेस ने उनको उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा जेजेपी का जो कोर वोटर था, जो 10 सीटें जेजेपी ने अपने दम पर जीती थी और गठबंधन में सरकार बनी 2019 में, वो कोर वोटर जेजेपी का इस बार कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो रहा है। क्योंकि जेजेपी एक तरीके से, दुष्यंत चौटाला भी ये कहते नजर आए, जेजेपी की तरफ से कहा गया कि अगर वो किसानों पर, उस समय किसानों के साथ रहते और इस्तीफा दे देते तो हो सकता है इस चुनाव में उनको फायदा हो जाता। वो उनसे गलती हुई है, वो माफी मांगते हुए नजर आए। इसके अलावा आपको ये भी कहना चाहेंगे कि जब इनेलो और जेजेपी दोफाड़, जब इनेलो दोफाड़ हुई और जेजेपी का गठन हुआ 2018 में, मुझे याद है 9 दिसंबर 2018 को जेजेपी का जन्म हुआ था। उसके बाद उन्होंने 1 साल के अंदर जुम्मा जुम्मा, ये शब्द दुष्यंत चौटाला की तरफ से कई बार कहा गया, 10 महीने में 10 विधायक, बार बार वो कहते रहे, बार बार उन्होंने ये शब्द दोहराया। क्योंकि एक तरीके से कह सकते हैं कि एक पार्टी की बड़ी उपलब्धि होती है, लेकिन यह भी देखना होगा कि वो किस परिवार से बिलोंग करते थे। जो पूर्व डिप्टी पीएम मैं कहूं देवीलाल, इसके अलावा हरियाणा में एक बहुत बड़ा नाम, देश की राजनीति में तो है ही है, हरियाणा में देवीलाल का वो परिवार है,
तो सिर्फ ये नहीं कह सकते कि एक पार्टी ने जन्म लिया, कोई नई पार्टी वो जरूर बनी। उसमें भी लोग ये भी कहते हैं, ठीक है आपकी 19 सीटें 2019 में आई थी, 2014 की दरअसल मैं बात कर रही हूँ, मुख्य विपक्षी पार्टी बनी, 2018 में विघटन हुआ, तो कुल मिलाकर जो 19 थी वो भी दोनों ही पार्टियां जो अलग अलग थी उनको जोड़ ली, कितनी बची? 11 बची। तो उसमें कोई बहुत शाबाशी या साधुवाद वाली बात नहीं है कि जी हमने तो बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, ऐसा भी नहीं है। ये भी एक एंगल है जो कि लोग कहते हैं। कैथल से रिपोर्ट हम दिखा देते हैं, हमारे संवाददाता तैयारियों को लेकर ये तस्वीरें आपको दिखाने जाने, देखिए उसके बाद एक बार फिर से चर्चा करेंगे, साधना का रुख करेंगे। विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं ने अपना मत का प्रयोग तो कर दिया है, लेकिन आज अभी कुछ ही देर में जो मतदाता है जिन्होंने मत का प्रयोग किया है उनकी जो गिनती अभी कुछ ही समय में शुरू होने वाली है। मैं मौजूद हूँ कैथल के RKSD कॉलेज में और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं किस प्रकार पुलिस द्वारा जो प्रबंध है वो कर लिए गए हैं और आप ये तस्वीरें भी देख सकते हैं कि किस प्रकार जो पुलिस प्रशासन द्वारा जो तैयारियां हैं यहाँ पर कर ली गई है ताकि कोई भी शरारती तत्व अंदर ना घुस के। और उसके साथ साथ बात करें तो लगातार नाकेबंदी यहाँ पर की जा रही है। नाकेबंदी के दौरान अगर हम बात करें तो चेकिंग की जा रही है और चेकिंग के दौरान अच्छी तसल्ली से चेकिंग करके ही बाहर जो कर्मचारियों की बात करें या एजेंटों की बात करें उनको बाहर अंदर भेजा जा रहा है ताकि कोई भी शरारती तत्व अंदर एंट्री ना कर सके। और उसी के दौरान ही जो सुरक्षा को लेकर जो प्रबंध है वो पूरे कर लिए गए हैं और पुलिस कर्मचारियों द्वारा भी नाकेबंदी लगातार की जा रही है। कैमरामैन जितेंद्र मलिक के साथ मनोज मलिक, हरियाणा न्यूज। जातिगत समीकरणों की सभी पार्टियां कहती हैं जाति को लेकर जी हम राजनीति नहीं करते हैं, जाति को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन सोशल इंजीनियरिंग सभी पार्टियां देखती है। हमने देखा जतिन जिक्र कर रहे थे ओबीसी का, इस बात को स्टैब्लिश करने का प्रयास किया गया, ओबीसी की बेटी को हमने सीएम बनाया है। ओबीसी को लेकर चुनाव से ठीक पहले कुछ फैसले भी लिए गए थे, ओबीसी को साधने का प्रयास कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि जाट वोट बीजेपी से नाराज था। हालांकि कभी कोर वोट रहा ही नहीं जाट बीजेपी का, ये भी एक फैक्ट है। तो साधना का रुख करें उससे पहले ये अपडेट इस वक्त के हम दे रहे हैं कि अब से ठीक 1 घंटे बाद मतगणना शुरू हो जाएगी। प्रदेश भर में काउंटिंग सेंटर्स पर कड़ी सुरक्षा है। हमारे संवाददाता लगातार आपको रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं काउंटिंग सेंटर्स के बाहर क्या तस्वीरें सामने आ रही वो हम आपको दिखा रहे हैं। 1031 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज होने जा रहा है। इनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है 5 तारीख को और आज ईवीएम खुलने जा रही है, आज वोट काउंट होने जा रहा है, आज परिणाम आने वाला है। पोस्टल बैलेट जबकि आप जानते हुए पहले काउंट किए जाएंगे और उसके बाद ईवीएम खोली जाएंगी, मतगणना की जाएगी। 1 घंटे बाद मतगणना शुरू होगी और जैसे ही पहला रुझान आएगा हरियाणा के जिस भी हल्के का जहां भी, क्योंकि बहुत जगहों पर आप देख रहे हैं बहुत कड़ी फाइट के और शुरुआत में तो हालांकि जो भी आगे रहेगा जो भी पीछे रहेगा पहला रुझान क्या कहेगा, आपका अपना चैनल हरियाणा का नंबर 1 चैनल सबसे पहले, सबसे जल्दी, सबसे सही, सबसे सटीक जानकारी आपको देने वाला है। तो आप लगातार बने रहिए हमारे साथ आज, क्योंकि तमाम दिग्गजों की तो धड़कनें बढ़ी ही हैं और हरियाणा की इस बात को लेकर भी दिलचस्पी है कि हम सरकार को लेकर सवाल तो 5 साल उठाते हैं, लेकिन इस बार जो वोट किया है, क्योंकि आप केवल अपना जानते हैं, अपने परिवार का जानते हैं, अपने आसपास के लोगों को आप जान सकते हैं, अधिक से अधिक आप अपने गांव का या अपने हल्के का जानते हैं, लेकिन दूसरे सभी हल्कों में लोगों ने क्या डिसाइड किया, लोगों का क्या मूड था, क्या ये परिवर्तन के लिए हुआ वोट है या फिर इतिहास कायम करने के लिए, रिकॉर्ड बनाने के लिए हुआ वोट है, ये आज तस्वीर साफ होने वाली है। इस बात से आज पर्दा उठने वाला है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे साधना, जातिगत समीकरणों को लेकर मैं बात कर रही थी, जाट वोट बीजेपी से नाराज था ही, एक धारणा भी है, ये हमने आंकड़ों के साथ लोकसभा में देखा। दलित वोट भी कहीं ना कहीं बीजेपी से अच्छा खासा खिसका है, ये भी लोकसभा में हमने देखा है। तो अगर ये दोनों ही वर्ग साथ में आते हैं तो जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कांग्रेस को बहुमत मिल रहा है, वो आंकड़ा वाकई बड़ा हो सकता है। हाँ, बीजेपी अगर कहीं ना कहीं सेंधमारी में कामयाब हुई है कि दलितों का अपमान हुआ है, कुमारी सैलजा को लेकर बार बार कांग्रेस को घेरा गया, तो हो सकता है कि इस नंबर में कुछ बदलाव हो सकता है कि जो बहुत बड़ा बहुमत कांग्रेस को दिखाया जा रहा है उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन हो सकता है। आपको लगता है जाट प्लस दलित बहुत निर्णायक रहेंगे कांग्रेस के लिए? बिल्कुल ज्योति, ये तो चीजें जो है वो क्लियर होती हुई नजर भी आ रही हैं। आपने जिस तरह से बात भी की है कि दलित और जाट, तो ये चीजें जरूर देखने को मिलेंगी। जिस तरह से आपने भी देखा कि बीजेपी की अगर मैं बात करूं तो ग्राउंड पर जिस तरह से लोग जो है वो नाराज भी नजर आ रहे हैं। हमारी खुद की टीम जिस तरह से ग्राउंड पर उतरी, भारतीय जनता पार्टी ने हालांकि काम तो करवाए हैं, ये नहीं कहा जाएगा कि काम नहीं करवाए हैं, और उस आधार पर अगर हम देखें तो दलित और जाट वोटर्स जो हैं वो सीधे सीधे नाराज नजर आ रहे हैं बीजेपी से। और कांग्रेस की अगर मैं यहां पर बात करूं तो जो पहले से कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी, इससे पहले भी मैंने जिक्र किया है,
चीजें जो है वो बिल्कुल थोड़ी देर में वैसे भी क्लियर हो ही जाएंगी। अगर ग्राउंड पर अगर हम देखें तो तमाम तरह के ऐसे मुद्दे होते हैं जो जनता ये चाहती है कि अगर हमारी जो सरकार जमीन पर है वो तमाम तरह के कार्य जरूर करवाए। हमारी जब टीम ग्राउंड पर उतरी, तमाम तरह के ऐसे मुद्दे रहे, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे युवा है, चाहे शिक्षा है, ऐसे ऐसे मुद्दे जो हैं वो जनता जो है वो जरूर सामने रखती आएगी। और अब जो चीजें हैं वो यहाँ पर देखने को भी जरूर मिलेगी। कांग्रेस जो अभी फिलहाल बढ़त जो नजर आ रही है, हमने जिस तरह से एग्जिट पोल भी दिखाया, इससे पहले कल भी हम तस्वीरें लगातार साझा कर रहे थे, और अब कांग्रेस जो तमाम तरह के दावे कर रही है कि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है, ये चीजें अभी भी देखने को मिलेंगी। बिल्कुल जतिन, जाट नॉन जाट की जब हम बात कर रहे हैं, हालांकि बहुत कड़वी सच्चाई है कि हमने पिछले कुछ समय से देखा कि कुछ नेता वो जो कि नॉन जाट्स के लिए या फिर कुछ जाट्स के लिए जो आप कहें कि बहुत भड़काऊ या जहरीले बयान देते रहे, इस बार ऐसा कुछ नहीं देखा। तो आप मान रहे हैं कि जाट नॉन जाट नहीं चला के इतना ज्यादा, अगर कांग्रेस को एक अच्छा नंबर या बहुमत मिलने जा रहा है, और जाट और दलित क्योंकि 2 आरक्षित सीटें दोनों कांग्रेस ने जीती हैं हरियाणा में, सिरसा और अंबाला की मैं बात करूं, 17 आरक्षित हल्के, अधिकतर में कांग्रेस का ही अच्छा प्रदर्शन रहा के, तो दलित तो एकमुश्त नजर आ रहा है कि कांग्रेस के साथ जा रहा है, जाट समुदाय कहीं ना कहीं बीजेपी से पहले भी नाराज दिख रहा था। तो ये नॉन जाट के पोलराइज होने से बीजेपी को कोई बढ़िया सौगात मिले, आशीर्वाद मिले, इस तरह के कम ही अनुमान है अब तक सामने। आप क्या मान रहे हैं? देखिए, ये बिल्कुल एक कड़वी सच्चाई है, आपने बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि मैं कहता हूं कि काम के मुद्दे या युवा चेहरे किसान, हमने जो अलग अलग बातें की वो ठीक है, लेकिन एक जातीय समीकरण भी ऐसा है जिसको कोई भी पार्टी नहीं छोड़ती है। मंच पे चाहे वो कुछ भी बयान दे, लेकिन टिकट वितरण जो होता है वो कास्ट बेस पे काफी हलकों में, अधिकतर हलकों में मैं कहूंगा कि होता है। जाट वोट बैंक और गैर जाट वोट बैंक की राजनीति होती आई है। बीजेपी गैर जाट पॉलिटिक्स करती नजर आई है, वो चाहे उन्होंने पंजाबी सीएम मनोहर लाल को बनाया हो। इसके बाद ओबीसी वोट बैंक साधने के लिए अब उन्होंने नायब सैनी पर दाव खेला है, क्योंकि एक तरीके से बीजेपी को यह लग रहा है कि ओबीसी के एक हम व्यक्ति को सीएम बना देते हैं, कुर्सी पर बैठा देते हैं, तो ओबीसी काफी वोटर्स हैं हरियाणा में और उनको साधेंगे तो वो एक ओबीसी वर्ग बीजेपी के साथ खड़ा हो जाएगा। इसके अलावा मैं बात करूंगा जाट वोट बैंक की। जाट एक तरीके से आपको मैं कहना चाहूंगा कि भूपेंद्र हुड्डा एक बड़ा चेहरा, भूपेंद्र हुड्डा से बड़ा चेहरा हरियाणा में एक जाट नेता के तौर पर कांग्रेस के पास नहीं है। इसके अलावा एक तीसरा मैं जिक्र करना चाहूंगा एससी वोटर्स का, कि कुमारी सैलजा एक दलित चेहरा है कांग्रेस के पास, लेकिन अगर जब सीएम की, क्योंकि रस्साकशी कल से चल रही है, पहले से चल रही है, कल फिर बयान आया हुड्डा का कि मैं टायर्ड हूँ, ना टायर्ड हूँ ना रिटायर्ड हूँ, तो ऐसी तमाम बातें हैं। इसके अलावा एक उदय भान का चेहरा, मैं जोड़ दूं, दलित को लेकर आप बात करें, नैरेटिव भी बनाने का प्रयास किया गया कुमारी सैलजा क्योंकि कैंपेनिंग में नहीं आ रही थी, कई इंटरव्यूज में थोड़ी सी गिला शिकवा भी उनकी ओर से दिखाने का प्रयास किया गया। बीजेपी ने हाथों हाथ इसे लिया, इस तरह के बयान भी दे दिए गए कि हो सकता है कुछ भी संभव है राजनीति में। मनोहर लाल तो ये भी कहते नजर आए जब पत्रकारों ने पूछा क्या सैलजा बीजेपी में आ सकती हैं। तो ये एक जो नैरेटिव बनाने का, घड़ने का प्रयास किया गया, उसको कांग्रेस ने उस वक्त भी ध्वस्त कर दिया जब सैलजा कैंपेनिंग में आई। सैलजा ने खुलकर कहा कि बीजेपी अपने घर का ध्यान रखे, और चुनाव से ठीक पहले अशोक तंवर हो सकता है उनके पास वोट है नहीं है, उनका कद है नहीं है, लेकिन फाइनली कांग्रेस में आ गए। तो इससे भी, क्योंकि राजनीति में संदेश एक बड़ा काम करता है कि दलित का अपमान करने जैसा कम से कम नहीं है, बल्कि दलित नेताओं को कांग्रेस से जोड़ा जा रहा है। जतन, देखिए, बिल्कुल मैं इसको पॉलिटिकल स्टंट के तौर पर मानता हूं, क्योंकि एक तरीके से जब कुमारी शैलजा नाराज जरूर है लेकिन वो पार्टी में है, उन्होंने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया, उन्होंने कुछ ऐसी बातें नहीं बोले कि मैं पार्टी छोड़ सकती हूं, और इस बीच बीजेपी उनको अपनी पार्टी में शामिल होने का ऑफर देती है। यानी कि एक तरीके से पॉलिटिकल स्टंट था। कुछ नाराजगी उनकी रही, वो चाहे टिकट वितरण को लेकर रही या किसी और कारण से रही, राहुल गांधी से या मल्लिकार्जुन खड़गे से, उनके पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत करके उन्होंने जो पहली रैली कराई थी, मुझे याद है पहली रैली उन्होंने अपने समर्थित उम्मीदवार के लिए कराई थी जिनको उन्होंने टिकट दिलाया था। इसके बाद जब दलित की राजनीति बीजेपी करती हुई चुनाव में नजर आई तो अशोक तंवर उनके एक दलित चेहरे थे। 1 घंटे पहले तक वो सफेदों में रामकुमार गौतम के लिए, जो बीजेपी के प्रत्याशी, उनके लिए प्रचार करते दिखे, और 1 घंटे बाद जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ वो राहुल गांधी 152 डी का सबसे सही इस्तेमाल अशोक तंवर ने ही किया है। बिल्कुल, वो सफेदों से सीधा राहुल की रैली में पहुंच गए। 152 डी की रफ्तार से जब वहां से वो निकले और महेंद्रगढ़ में राहुल गांधी की रैली में वहां पर पहुंचे, हालांकि कहा यह भी जा रहा था कि ये हो सकता है हुड्डा को भी इस बात की जानकारी ना हो, तो राहुल गांधी के मंच पर उनकी बॉडी लैंग्वेज से लगा भी दोनों के। हालांकि हुड्डा साहब ने बाद में कहा कि मेरा कोई द्वेष नहीं है उनसे और मुझे जानकारी थी पहले, बल्कि मैंने प्रयास भी किए कि अशोक तंवर कांग्रेस में आए।
बिल्कुल, कई ऐसी चीजें हो जाती हैं जो राजनीति में अधिकतर पर्दे के पीछे की बात होती है, जो मंच पर सामने नहीं आ पाती। लेकिन अशोक तंवर राहुल गांधी के मंच पर पहुंचे और वो तस्वीर काफी, एक तरीके से मैं कहूंगा कि भूपेंद्र हुड्डा और अशोक तंवर हाथ मिलाते हुए नजर आए। जब प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर होते थे तो दोनों अलग अलग दिखते थे, लेकिन उनके बाद मैं कहूँ अशोक तंवर ने 4 से 5 पार्टियां बदली, अपना दल भी बनाया और ऐन मौके पर आखिरकार एक बार फिर से विधानसभा के चुनाव के बीच में वोटिंग से ठीक पहले वो राहुल गांधी के मंच पर आकर और एक दलित चेहरा मैं कहूंगा, वो चाहे थोड़ा बहुत ही फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन एक संदेश वाली बात है, क्योंकि अभी तो लोकसभा चुनाव लड़ा ही था और हर हल्के में हारे थे। ऐसा नहीं कि ठीक है कहीं लीड मिली हो, सिरसा में हर हल्के में कांग्रेस उम्मीदवार सैलजा से हारे थे अशोक तंवर। जतिन, चर्चा हम करेंगे, उससे पहले एक रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं भिवानी में किस तरह की सुरक्षा को लेकर तैयारियां हैं। विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। मेरे पीछे दिख रही है गहमा गहमी इस बात की परिचायक है कि आज किस तरह से पूरे प्रदेश में मतगणना केंद्रों पर इस तरह का आलम देखा जा रहा है। मल्टी लेयर बैरिकेडिंग की गई है। क्या काउंटिंग एजेंट आप? हाँ जी, काउंटिंग एजेंट। कहाँ से आए हैं? ये कैरू से जी। कितनी छानबीन हो रही है, कितनी मशक्कत करनी पड़ी? छानबीन तो बहुत हो रही है जी, पीछे भी छानबीन हो रही है, 3 जगह बैरिकेड। कितनी छानबीन हो रही है यहाँ पर? जबरदस्त, एक बड़ा बड़ा की। तो काफी मशक्कत है। छानबीन के बाद आप यहाँ अंदर आए हो? हाँ आसानी से प्रवेश? ना, छानबीन हो पूरी। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर लोग अच्छी खासी गहमा गहमी और गहमा गहमी के बीच यहाँ अंदर एंट्री जो है पूरी तरह से निषिद्ध की गई है। महज और महज जिनके पास प्राधिकार पत्र है, जिनको पहचान पत्र जिनको जो है आवंटित किए गए हैं, जारी किए गए हैं, वही अंदर आ सकते हैं। आप देख पाएंगे भागम भाग जो है लोग, ये कुछ इनमें से कई सारे लोग जो हैं वो काउंटिंग एजेंट्स हैं, अलग अलग दलों के काउंटिंग एजेंट्स यहाँ पर, क्योंकि चारों विधानसभा क्षेत्रों के लिए यहीं पर मतगणना का कार्य किया जाना है। और इससे इतर अगर बात करूं, दूसरा मतगणना कार्य में जुटा हुआ अमला वो भी पहुंच रहा है। 8 बजे काउंटिंग शुरू होगी और उससे पहले की ये तस्वीरें हैं भिवानी से, छोटी काशी से तस्वीरें, जहां पर चारों विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतगणना का कार्य आज शुरू किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा न्यूज। तो रवि, आपको दिखा रहे थे किस तरह की तैयारियां हैं और किस तरह से छानबीन भी पूरी हो रही है, पूरी चेकिंग हो रही है, पूरी तरह से इस बात को लेकर सुनिश्चित किया जा रहा है कि सही सुरक्षा में, सही ढंग से, शांतिपूर्वक ढंग से वोट काउंट हो सके। साधना, आपके पास आए उससे पहले एक छोटा सा कमेंट, क्योंकि दलित वोट को लेकर हमने बात किया, जतिन जाट वोट को लेकर भी हम बात कर रहे थे, क्योंकि एक समय रहा, एक लंबा समय रहा जब चौटाला परिवार जाट वोट की एक तरह से पैरोकार रहा, अगुवाई करता रहा, लोग इनके साथ जुड़े रहे। भूपेंद्र हुड्डा को लेकर आप कह रहे हैं आज वर्तमान स्थिति है कि सबसे बड़े जाट नेता, हालांकि हुड्डा से बार बार कहते हैं कि 36 बिरादरी मन बना चुकी है, वो कहीं ना कहीं सारी बिरादरियों को साथ लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस बार जो लोगों का जेजेपी से यकीन टूटा, इनेलो कमजोर हुई, उसका फायदा कहीं ना कहीं भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस को मिलता नजर आ रहा है, जाट वोट पोलराइज होने के चलते, क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं समझ ही आ चुका है कि इन परिवारों को वोट करना कहीं ना कहीं बीजेपी की मदद करना है एट लास्ट। देखिए, बिल्कुल, मैंने थोड़ी देर पहले भी इसी बात का जिक्र किया था कि कांग्रेस जो सेंधमारी कर रही है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी कर रही है, बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है, लेकिन जो जाट वोटर हैं जिन्होंने एक तरह से जेजेपी को जो 2019 में वोट मिला, वो कहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ जो वोट मिला जेजेपी को, वो इस बार जो है जेजेपी का जो वोट मिला 2019 में, वो इस बार कांग्रेस की तरफ खिसकता हुआ नजर आ रहा है। और जाट राजनीति जो है जाटों के इर्द गिर्द हरियाणा में घूमती रही है, क्योंकि वो चाहे चौधरी बंसीलाल की बात हो या भजनलाल की बात हो या भूपेंद्र हुड्डा की बात हो या देवीलाल की बात हो, तो जाटों के इर्द गिर्द घूमती रही है, हरियाणा के लालों के इर्द गिर्द घूमी है। भजनलाल के अलावा भजनलाल की बिल्कुल बात हो। उसके अलावा मैं जिक्र करूं कि 2005 से लेकर 2014 तक भूपेंद्र हुड्डा ने राज किया है, तो जाटों को बिल्कुल भी हरियाणा की राजनीति में नकारा नहीं जाता है। करीब 22 से 22.5% जाट जो है हरियाणा में है, तो बहुत ही अहम मुद्दा जाटों का हो जाता है, जाट वोटर्स किधर जाते हैं। और बीजेपी गैर जाट की राजनीति करती है, उन्होंने जाट फेस को आगे नहीं किया। हालांकि टिकट वितरण में जो है बीजेपी ने हर वर्ग का ध्यान रखा है, कांग्रेस ने भी रखा है, लेकिन जाट और गैर जाट की राजनीति जो है हरियाणा में हमेशा से हावी रही है और इस चुनाव में भी आपको वो देखने को मिल रहा है। और भजनलाल गैर जाट की राजनीति के अगुवा रहे, ये भी हमने देखा। साधना, बीजेपी अगर ये दावा कर रही है कि कुछ भी एग्जिट पोल, एग्जैक्ट पोल साबित नहीं होंगे, कांग्रेस हैरान होने वाली है, कांग्रेस ईवीएम में खामियां निकालने वाली है, तो आपको क्या लग रहा है क्या ग्राउंड है? वो सीटें जहां कड़ी टक्कर के उसमें बीजेपी उम्मीद कर रही, इंडिपेंडेंट्स जो मजबूत है, मैं और जतिन भी इसको लेकर
बात कर रहे थे, या बीजेपी अपने साइलेंट वोटर्स के सहारे है कि हमारे वोटर्स जो सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं, पर्ची खर्ची का बड़ा मुद्दा, पारदर्शिता का बड़ा मुद्दा, समान कार्य विकास कार्य करवाने का मुद्दा, आपको लग रहा है कि साइलेंट वोटर्स कोई ना कोई खेल कर सकते हैं, या सरकार के कामकाज से जो लोग संतुष्ट हैं, जो बदलाव नहीं चाहते, वो बीजेपी की नैया पार लगा सकते हैं इस बार? कोई आसार? बिल्कुल ज्योति, देखिए क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि जिस तरह से आपने भी कहा कि नैया पार लगा सकते हैं या फिर नहीं, क्योंकि जिस तरह से आप भी जानती हैं पूर्व मंत्री यानी कि अनिल विज का एक बयान सामने आया था कि इस बार बीजेपी ही आ रही है और कांग्रेस जा रही है। जो दावे जो हैं अक्सर दोनों पार्टियां करती हुई नजर भी आती हैं, आपने भी देखा होगा, इस तरह से लगातार दर्शकों को भी हम दिखाते रहे हैं। जब एग्जिट पोल की बात आई तब कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी का एक बयान सामने आया था कि ये बाद में ये कहेंगे कि ईवीएम खराब है। वो बयान भी हमने दर्शकों तक सुनवाया था। लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि ग्राउंड पर क्या चीजें हैं, और जिस तरह से आपने भी कहा कि अनेक ऐसे मुद्दे हैं। 2019 की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो 2019 में भी जिस तरह से पर्ची खर्ची का आपको मुद्दा याद होगा, उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम पर्ची खर्ची के जो सिस्टम है उसको बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। हालांकि वो कुछ हद तक खत्म हुआ भी है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी जिस तरह से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं। तमाम ऐसे मुद्दे, चाहे परिवार पहचान पत्र को लगा लीजिए आप, चाहे पोर्टल को लगा लीजिए, कई ऐसे मुद्दे रहे हैं, अग्निवीर योजना है, ऐसी कई चीजें हैं जिनको लेकर कांग्रेस अक्सर भारतीय जनता पार्टी को घेरती हुई नजर भी आती है। और जिस तरह से जतिन ने भी बताया कि जो बीजेपी गैर जाट की जो राजनीति है वो करती भी आई है, ये इसमें कहीं ना कहीं हकीकत भी है, सच्चाई भी छुपी हुई है। और इसीलिए यही वजह है कि जो जाट हैं वो आखिरकार कहां जाएंगे। यही वजह है कि कांग्रेस की तरफ जो जाट वोटर्स हैं वो सीधे सीधे जाते हुए आपको नजर भी आ रहे होंगे। और कुछ ही देर में शायद चीजें जो हैं वो जल्द ही हम क्लियर भी कर देंगे तमाम दर्शकों तक। लगातार तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं और पल पल की अपडेट भी बता रहे हैं। जब एग्जिट पोल की बात आई ज्योति, उस वक्त भी हमने देखा, हमने वो अपडेट्स भी लगातार दर्शकों तक पहुंचाई हैं, किस तरह से 50 से ज्यादा जो सीटें हैं वो कांग्रेस को मिलती हुई नजर भी आ रही हैं, और बीजेपी जो है वो शायद 20 से 30 तक शायद सिमट भी जाए, ये भी हम कह सकते हैं। उस वक्त ये भी कहा जाएगा जब चीजें क्लियर हो जाएंगी कि अब ईवीएम खराब है, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से कहा जाए चाहे वो बीजेपी की तरफ से कहा जाए। चलिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुरुक्षेत्र की सैनी समाज धर्मशाला में कार्यवाहक सीएम नायब सैनी पहुंचे, ब्रह्म सरोवर थे, श्री दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में मत्था टेका। अब मतगणना से पहले धर्मशाला पहुंचे हैं, कुरुक्षेत्र की सैनी समाज धर्मशाला में नायब सिंह सैनी पहुंचेंगे। तो आज दिग्गज कहां पर हैं, किस तरह से भगवान का आशीर्वाद लेने का प्रयास कर रहे हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। कार्यवाहक सीएम को अभी आप देख रहे थे ब्रह्म सरोवर पर श्री दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर पहुंचे थे, दर्शन किया गया, अर्चना पूजा की गई, आशीर्वाद लिया गया, और अब सैनी धर्मशाला कुरुक्षेत्र में पहुंचे हैं नायब सैनी। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हरियाणा की गति से विकास किया है, समस्याओं का समाधान किया है, ईमानदारी से हमारी सरकार ने किया है, और आगे भी हम मजबूती से, ईमानदारी से हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी। कहते हैं यही रात अंतिम, यही रात वाली रात ठीक कटी, सब बढ़िया रहा। नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, जिनके लिए अंतिम, जिनके लिए भारी होगी उनके लिए होगी, हमारे लिए तो जैसे पहले था वैसे अब। हमें इस बात का नहीं है, हम कांग्रेस है, कांग्रेस सत्ता के लिए काम करती है, हम सेवा के लिए काम करते हैं, ये अंतर है इसके अंदर। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, ईमानदारी से काम करता है, उसको ना अंतिम रात दिखती है ना भारी दिखती है, उसके लिए तो सामान्य है, क्योंकि हमारी जो सोच है वो सोच है लोगों की सेवा करना और लोगों के हित में काम करना, ये हमारी सोच है। साहब, आपने इंटरनल रिपोर्ट्स लिए हैं, इंटरनल रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? आपने सीआईडी से भी ली? मैंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ सरकार, एक तरफा सरकार बना रही है। लेकिन कांग्रेस लगातार दावा कर रही है कि वो दावा कर सकते हैं, कोई हम थोड़ी मना करेंगे। मुख्यमंत्री की भी लड़ाई शुरू हो गई। देखिए, हम कांग्रेस के अंदर ये मना नहीं कर सकते, अभी कई लोग और भी हैं जो दावे कर रहे हैं, किसी को मना थोड़ी करेंगे, या आप कर देंगे मना कि आप नहीं बन रहे हैं, आप बोल नहीं सकते। दावा करना एक अलग बात है। हमने अपने काम के ऊपर, जो हमने ईमानदारी से काम किया है, हमने सेवा की है, हमने सत्ता नहीं चलाई है, हमने सेवा की है हरियाणा प्रदेश की, और उस सेवा के ऊपर अगर आप लोग देखेंगे पिछले 10 वर्षों मेरा हरियाणा बदला है, गति से बदला है, क्योंकि विपक्ष के लोग तो इस प्रकार का काला चश्मा लगा रखा है कि वो कहते हैं कोई काम ही नहीं हुआ। भाई, अब सबसे बड़ा उदाहरण तो मैं आपको दूं,
हमारे शहीदों में अशोक तंवर जी जनसभा में थे ना जनसभा में, और उसके तुरंत बाद 45 मिनट के अंदर, सबसे ज्यादा 45 मिनट के अंदर वो पहुंच गए राहुल के पास। पहुंचे या नहीं पहुंचे? कि ये इतना गति से जाना और संसाधन देना, ये करे काम नहीं हुआ। काम क्यों नहीं हुआ भाई? तो एक जनसभा में खड़ा था, अर्थात उसके 20 मिनट के बाद दूसरी में चला गया राहुल को मिलने के लिए। कहीं ना कहीं एक मजाक भी चल रहा था कि उन्होंने राहुल गांधी को कहा कि 152D के जैसे और फिर इनको काम नहीं दिख रहा है, भी काम नहीं हुआ। कितना लोगों का जीवन हमने सरल सुगम किया है, रास्ते हमने गजब के किए हैं कि एक व्यक्ति 20 मिनट पहले दूसरी जनसभा में हो और 20 मिनट के बाद दूसरी जनसभा में राहुल को मिलने चला जाए, तो रास्तों का ही तो है। 56 दिन कम मिले आपको? नहीं, देखिए हमने पिछले 10 वर्षों में काम किया है, 56 दिन का सवाल नहीं है। हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर जबरदस्त काम किया है। आदरणीय मनोहर लाल जी ने बहुत जबरदस्त हरियाणा के अंदर जिस प्रकार के सिस्टम को खड़ा किया है, हरियाणा प्रदेश को लंबे समय तक उसका लाभ मिलेगा। और क्योंकि इस काम को आगे बढ़ाना ईमानदारी से हमारी जिम्मेवारी है और हम उस काम को बिल्कुल बखूबी आगे बढ़ाएंगे। हमारी एक सोच है, ईमानदारी से हम हरियाणा प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, आगे भी जारी रहेगी। और जो भी समस्याएं जो अगर हरियाणा के लोग हमारे ध्यान में लगाएंगे, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने ईमानदारी से काम किया है। हमने चाहे किसान की फसल का खराब। नायब सिंह सैनी को आपने सुना जतिन, जिस बात की हम चर्चा कर रहे थे 152D कि 45 मिनट में आप राहुल के पास पहुंच गए, इससे ज्यादा क्या काम करेंगे? लेकिन सवाल ये भी कि 56 दिन का समय नहीं मिला। इनकी ओर से कहा गया 24 घंटे संत कबीर कुटीर के दरवाजे हमने खोले हैं सीएम आवास जनता के लिए। हरियाणा न्यूज पर भी इनकी ओर से कहा गया। एक मिलनसार नेता के तौर पर पहले भी पहचान रही, इसे कायम रखने में भी कामयाब हुए। ओबीसी नेता के तौर पर इन्हें पेश करने की कोशिश की गई, तो आपको लगता है इनका व्यवहार जो जनता के सामने इन्होंने रखा है, लोगों की जो पहुंच है कि अप्रोचेबल ही रहे हैं, लोग इजीली इनसे बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, और ओबीसी वोट भी अगर इनके नाम पर मिलता है, लग रहा है 56 दिन काफी थे? कामयाब रही होगी बीजेपी या कामयाब रहे होंगे ये अपनी स्वीकार्यता बनाने में? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अमित शाह जब हरियाणा आए थे और उन्होंने सीएम की एक नई फुल फॉर्म दी थी, चीफ मिनिस्टर ना होकर के नायब सैनी को कॉमन मैन बताया था, तो मिलनसार व्यक्तित्व इनका जरूर माना जाता है। लेकिन 56 दिन मुझे लगता है नाकाफी थे। घोषणाएं आप कर सकते हैं, लेकिन घोषणाओं को अधिकारी कितनी जल्दी आप कितनी रफ्तार से जमीन पर उतारते हैं वो काफी महत्वपूर्ण होता है। हरियाणा में ये जरूर चर्चा रही कि करोड़ों की घोषणाएं नायब सैनी की तरफ से कर दी गई है। चुनाव से पहले लुभावने वादे कर दिए गए, हम ये करेंगे या वो करेंगे, कई तरह के वादे किए गए, काफी घोषणाएं की गई, लेकिन उनको जमीन पे किस तरह से उतारा जाए। मुझे लगता है कुछ अगर ऐसी चीजें होती कि 56 दिन के अंदर हम जमीन पर ये दिखा पाते कि हमने ये कर दिखाया है, तो उससे ज्यादा फर्क पड़ता। क्योंकि चुनावी समय में जब आप चुनाव से ठीक पहले जब आप कोई भी घोषणा करते हैं तो उसको एक चुनावी पॉजिटिव के तौर पर लिया जाता है कि हम चुनाव को देखते हमने हुए। देखा सीएम अगर प्रेस वार्ता कर रहे हैं तो कोई बड़ा ऐलान होने जा रहा है, कोई बड़ी सौगात मिलने जा रही है। इनको यू टर्न वाली सरकार भी, इनको कहा गया कि 9.5 साल में मनोहर लाल या हरियाणा सरकार जिन फैसलों पर न केवल कॉन्फिडेंट थे, बिल्कुल अडिग भी थे कि हम वापस नहीं लेने वाले हैं, नायब सैनी ने वापस लिए। या तो फायदा ये हो सकता है कि जनता को लगे कि हाँ कम से कम अब अच्छा काम हो रहा है, इनको मौका दिया तो आगे और अच्छा काम होगा, या फिर यू टर्न वाला जो नैरेटिव विपक्ष की ओर से जो कहा गया यू टर्न नहीं ले रहे हैं, चुनाव को देखकर ही रेवड़ियां बांट रहे हैं, उसका नेगेटिव मैसेज हरियाणा में गया कि ये आज तस्वीर साफ होने वाली है। कुरुक्षेत्र से ग्राउंड रिपोर्ट तैयारियों को लेकर एक दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा फिर से करेंगे। हरियाणा की जनता को जिस दिन का इंतजार था आज वो दिन आ चुका है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि लाइनें लगी हुई हैं और आज काउंटिंग का दिन है 5 अक्टूबर को। जिस तरीके से चुनाव देखने को मिलते शांतिपूर्ण तरीके से, और आज काउंटिंग का दिन है। देख सकते हैं कि कुछ ही देर के बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी और रुझान आने शुरू हो जाएंगे। इस समय हम लाडवा विधानसभा का जो स्ट्रांग रूम बनाया गया है वहां पर मौजूद है। देखिए, लाडवा विधानसभा में तकरीबन बात की जाए तो 217 बूथ हैं और 17 टेबल्स लगाए गए हैं। तकरीबन 16 राउंड की काउंटिंग के दौरान पता लग पाएगा कि क्या कुछ रहेगा। देखिए, कुरुक्षेत्र
जिले के अंदर 4 विधानसभाएं हैं, शाहबाद, लाडवा, थानेसर, पिहोवा। शाहबाद के अंदर तकरीबन 16 राउंड की तकरीबन जो है 14 राउंड की काउंटिंग होगी। पिहोवा और थानेसर में 15-15 राउंड की काउंटिंग होगी। और लाडवा विधानसभा जो बहुत ही अहम मानी जा रही है, हॉट सीट मानी जा रही है, उसके अंदर जो है 16 राउंड की काउंटिंग होगी। तमाम जो अधिकारी हैं लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। कुरुक्षेत्र से गगन सांगर, हरियाणा न्यूज के लिए। तो गगन, ये तस्वीर आपको दिखा रहे थे पलवल में क्या और किस तरह की तैयारियां हैं, क्या हलचल है 8 बजे से पहले वोट काउंटिंग का आगाज होने से पहले। दिनेश शेरावत हमारे संवाददाता ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, रिपोर्ट आप देखिए। विधानसभा चुनावों की मतगणना अब कुछ ही देर बाद 8 बजे से शुरू होने जा रही है। हम पलवल के जो है स्ट्रांग रूम पर मौजूद हैं। अम्बेडकर कॉलेज में ये स्ट्रांग रूम बनाया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ पर है जो काउंटिंग शुरू होगी 8 बजे से, जिसका लोगों को लंबे समय से इंतजार था कि कब काउंटिंग शुरू होगी। तो कहीं ना कहीं लोग टीवी पर निगाहें लगाए बैठे हैं, टकटकी लगाए बैठे हैं कि 8 बजते ही काउंटिंग शुरू हो जाएगी। जिले में कड़ी सुरक्षा के बीच जो है विधानसभा चुनाव की मतगणना शुरू होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जो ईवीएम और वीवीपैट की सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है, सुरक्षा की जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कड़ी जो है सुरक्षा के बीच यहाँ पर है स्ट्रांग रूम है। जो लोग अंदर जा रहे हैं उनको आई कार्ड चेक किया जा रहा है, डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं। सभी को यहाँ से जांच करने के बाद जो है भेजा जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर जो पलवल एसपी हैं वो भी पहुंच चुके हैं। यहाँ पर जो है देखा जा रहा है, जायजा लिया जा रहा है काफी सुरक्षा के बीच में। आपको बता दूं कि पलवल में 13 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। होडल से 12 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। हकीम से 8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। जिले में बात करें तो जो है जिले में 7,35,000 मतदाताओं में से कहीं न कहीं 70 जो है फीसदी जो मतदाताओं ने वोट किया था। जो है जिले की सिक्योरिटी की बात करें तो 2500 पुलिसकर्मी सिक्योरिटी जो है तैनात है। पैरामिलिट्री फोर्स की 11 कंपनियां लगाई गई हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो है पलवल में कहीं कहीं जो होडल की सीट सबसे हॉट सीट जिले की मानी जाती है, क्योंकि यहाँ से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने बीजेपी से हरिंदर सिंह है। अब बात करें पलवल की तो पलवल से पूर्व मंत्री जो है कांग्रेस के प्रत्याशी हैं करण सिंह रार। उनके सामने भाजपा के युवा प्रत्याशी गौरव गौतम है। ऐसे हमारे देखने बात होगी कि जब मतगणना शुरू होगी 8 बजे से तो कौन आगे निकल कर आता है, कौन पीछे रहता है। धीरे धीरे जब मत खुलते चले जाएंगे, किसकी किस्मत साफ होती जाती है, कौन जो है आज शाम तक जीत कर निकल कर आता है। पलवल का विधायक कौन बनता है, होडल का विधायक कौन बनता है, कौन हतीम का विधायक बनता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि पलवल और जो है हतीम की मतगणना यहाँ पलवल के अम्बेडकर कॉलेज में हो रही है। और बात करें तो होडल की मतगणना कहीं ना कहीं जो होडल विधानसभा में वहां पर स्ट्रांग रूम अलग से बनाया गया है, वहां पर होडल की मतगणना होगी। पलवल से दिनेश कुमार, हरियाणा न्यूज। तो पलवल की हमने बात की है, यहाँ भी दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। तमाम लोगों की ओर से, उम्मीदवारों की ओर से जीत के दावे किए गए थे। वोट काउंटिंग का इंतजार है, रुझान आने का इंतजार है और आज परिणाम के बाद तस्वीर साफ होने का इंतजार है। इससे पहले सोनीपत में किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही, क्या तैयारियां हैं, और संवाददाता लाजपत की रिपोर्ट आप देखिए। इस वक्त हम मौजूद हैं बीट कॉलेज के सामने और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 6 विधानसभा क्षेत्र की जो है मतगणना होनी है और यहाँ पर पूरी सुरक्षा दिखाई दे रही है और हर व्यक्ति की चेकिंग की जा रही है, क्योंकि अंदर जाने से पहले सभी व्यक्तियों की चेकिंग होगी। और आज देखना यही होगा कि किसकी किस्मत चमकेगी, क्योंकि 6 विधानसभा के सभी कैंडिडेट यहाँ पर पहुँचेंगे और 3 लेयर की यहाँ पर सुरक्षा है। सभी की ईवीएम मशीनें जो है वो अंदर है। जब मतगणना होगी और उसके बाद कहीं ना कहीं जो है उसकी चेकिंग है, सभी लोगों की चेकिंग भी की जा रही है और मतगणना के बाद ही किसी की किस्मत चमककर सामने आएगी, क्योंकि 6 विधानसभा है और 6 विधानसभा के सभी कैंडिडेट यहाँ पर मौजूद हैं। उनके जिनको गिनती करनी है उनकी ड्यूटी लग चुकी है। अब देखना यही होगा कि कुछ समय के बाद 8 बजे का जो समय रखा गया है और गिनती को होने के बाद ही अपने अपने जो खुशी मनाते हुए नजर आएंगे। हरियाणा न्यूज के लिए लाजपत, सोनीपत। बिल्कुल, रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता तैयारियों को लेकर जायजा ले रहे हैं। काउंटिंग सेंटर के बाहर किस तरह की तस्वीरें हैं, क्या हलचल है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। और ठीक 8 बजे, जैसे घड़ी में 8 बजेंगे, वोट काउंटिंग शुरू हो जाएगी। पोस्टल बैलेट काउंट किए जाएंगे, उसके बाद ईवीएम खोली जाएंगी और जैसे ही पहला रुझान आता है, सबसे पहले आप अपनी टीवी स्क्रीन पर, आप अपने चैनल हरियाणा के नंबर 1 चैनल हरियाणा न्यूज पर हर जानकारी पाएंगे। साधना,
कार्यवाहक सीएम को हम सुन रहे हैं, उन्हें लेकर चर्चा भी हम जतिन से कर रहे थे। पिछली बार हमने देखा 2014 में बीजेपी बहुमत से सत्ता में आई, 2019 में हालांकि राव नरबीर की बात करें, विपुल गोयल की बात करें, 2 मौजूदा मंत्रियों के टिकट काटे गए। उनके अलावा पूरी ही कैबिनेट हार गई थी। अनिल विज और बनवारी लाल के अलावा पूरी कैबिनेट को हार का सामना करना पड़ा, तब जबकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी बनी थी। तो इस बार अलग अलग मंत्रियों का भविष्य आप क्या देख रहे हैं, जबकि कांग्रेस सरकार बनाने का दम भर रही है, कांग्रेस मजबूत भी नजर आ रही है हरियाणा में? बिल्कुल ज्योति, आपने सही कहा, क्योंकि ये चीज यहाँ पर इस बार जो है वो देखने को मिलेगी भी सही। और जिस तरह से आपने भी बात की है कि 2019 की जब आप बात कर रही हैं, लेकिन ज्योति यहाँ पर ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बार जो तमाम मंत्री हैं उन्हें इस तरह की जो नाराजगी है वो देखने को मिल सकती है, क्योंकि कांग्रेस ने जब अपनी लिस्ट जारी की उस वक्त ही साफ तौर पर नजर आ रहा था, क्योंकि उन्होंने जो अपने सिटिंग विधायक है उन पर भरोसा जताया। और भारतीय जनता पार्टी ने जब अपनी लिस्ट जारी की तो कई ऐसे नए चेहरे जो हैं वो देखने को भी मिले और उन्होंने नए चेहरों पर भरोसा जताया, लेकिन कांग्रेस ने अपने पुराने चेहरों पर भरोसा जताया। वहां से ही चीजें कुछ ना कुछ नजर जरूर आ रही थी कि इस बार अगर भरोसा जताया गया है तो कोई ना कोई तो वजह रही होगी। और 2019 में भी आपने देखा कि कई ऐसे चेहरे रहे भारतीय जनता पार्टी में जिन्हें इस तरह की जो चीजें हैं वो देखने को मिली, लेकिन अब जो चीजें हैं वो जो साफ तौर पर दिखाई भी दे रही हैं कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो, क्योंकि बढ़त भी नजर आ रही है। आप भी लगातार जिस तरह से तमाम दर्शकों को हम अपडेट भी लगातार दे रहे हैं, लगातार जो दावे हैं दोनों ही पार्टियां कर रही हैं। कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी ने जिस तरह से अभी एक बयान में भी अभी एक दावा किया है कि बीजेपी आ रही है, हम एक बार फिर से सत्ता में आ रहे हैं, ये कहना एक तरह से सही भी है और या फिर यूं कहें कि दावे तो हर पार्टी करती है, लेकिन अभी फिलहाल जब तस्वीर क्लियर होगी तब क्या चीजें होंगी वो भी देखने वाली बात होगी। ज्योति, बिल्कुल। अंबाला में किस तरह की हलचल है, हमारे संवाददाता ने जायजा लिया कि राघव रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, उसके बाद फिर से चर्चा करते हैं। कुछ ही देर में चुनाव की गिनती जो है वो शुरू होने वाली है। आपको बता दें इस समय हम मौजूद हैं अंबाला शहर के ओपीएस विद्या मंदिर में, जहां अंबाला शहर की जो है गिनती करी जाएगी। और आपको बताना चाहूँगा जिला प्रशासन में पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के लिहाजे से आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है 3 लेयर बैरिकेटिंग वो की गई है। और आपको बताना चाहूँगा 3 टुकड़ियाँ जो हैं वो लगाई गई हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे सभी पार्टियों के लोग जो हैं वो अंदर जाने के लिए वहाँ तैयार हो रहे हैं। और 8 बजे गिनती जो है वो जो शुरू कर दी जाएगी। पुलिस की अगर सुरक्षा की बात करें तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कैसे पुलिस प्रशासन द्वारा जो है 3 लेयर बैरिकेटिंग वो की गई है ताकि किसी भी तरह का कोई यहाँ पर सुरक्षा में चूक ना हो। और अगर बात हम करें तो सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से भी, यहाँ सर्वेलेंस से भी पूरी नजर रखी जा रही है, किसी भी वाहन को यहाँ पर आने पे जो है रोक लगाई गई है। और आपको बताना चाहूंगा 300 मीटर के दायरे में आप देख सकते हैं गाड़ियों को है वो भी अलाउड नहीं है, सिर्फ अधिकारियों की गाड़ी और रिटर्निंग ऑफिसर्स के द्वारा जो है युक्त की गई गाड़ी वो ही सिर्फ जा रही हैं। और आपको बताना चाहूंगा कि अभी कुछ ही देर में यहाँ पर काउंटिंग शुरू हो जाएगी। हालांकि देखना ये होगा कि जनता का क्या फैसला रहेगा, लेकिन आपको एक हैरान करने वाली बात जो है वो जरूर बताना चाहेंगे कि इस बार वोटर जो है काफी साइलेंट जो है वो नजर आया है। हालांकि अब देखना ये होगा कि जनता किसको चुनने के लिए अपना मन बना चुकी है और अभी कुछ ही देर में यहाँ से काउंटिंग जो है वो शुरू होने वाली है। राघव व्यूज, अंबाला से हरियाणा न्यूज। तो अंबाला की हमने बात की है, फरीदाबाद में किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह से सुरक्षा चाक चौबंद की गई है, क्या हलचल है वोट काउंटिंग से पहले परिणाम वाले दिन। फरीदाबाद ब्यूरो राजेंद्र दहिया ये रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, उसके बाद एक बार फिर से चर्चा करेंगे तमाम समीकरणों को लेकर। लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एजेंट है कैंडिडेटों के वो यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं और सीधे अंदर एंट्री उनकी की जा रही है। तमाम सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर लगाई गई है और सभी को अंदर जांच के बाद जाने दिया जा रहा है। और अगर बात करते हैं तो 6 विधानसभा है फरीदाबाद में, 6 विधानसभाओं के अलग अलग जो है मतगणना केंद्र बनाए गए हैं और जितनी टेबल हैं उसी के हिसाब से उनके एजेंट भी जो है अंदर जा सकते हैं और पूरी जांच प्रक्रिया यहाँ पर की जा रही है। आप देख सकते हैं तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक किए जा रहे हैं, उसके बाद जांच करने के बाद ही उनको सुनिश्चित